करेंजोडियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी घाट में खोजी गई स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति है। 2. आज तक मध्य और दक्षिणी भारत के मैदानी इलाकों में केवल एक ही प्रजाति एपिस सेराना पाई जाती थी। 3. इसे IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर A। संदर्भ: पश्चिमी घाट में स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम एपिस करेंजोडियन रखा गया है और इसे आम नाम भारतीय ब्लैक हनीबी दिया गया है। इस नई खोज ने दुनिया में मधुमक्खियों की प्रजातियों को बढ़ाकर 11 कर दिया है। एपिस करेंजोडियन भारतीय ब्लैक हनीबी का वितरण मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी घाट तक है, जो गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करता है। नई प्रजाति को 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाट से देखा गया है। एपिस इंडिका वर्ष 1798 में फेब्रियस द्वारा भारत में खोजी गई अंतिम मधुमक्खी थी। इसे अब तक वैध प्रजाति नहीं माना जाता था। अनुसंधान दल ने मधुमक्खियों की प्रजातियों में अंतर के लिए एक नए उपाय के आधार पर एपिस इंडिका की स्थिति को बहाल किया, जिसे रेडियोमेडियल इंडेक्स RMI कहा जाता है। एपिस करेंजोडियन का विकास एपिस सेराना से हुई है, जो पश्चिमी घाट के गर्म और आर्द्र वातावरण के अनुकूल हो गई है। अब तक केवल एक ही प्रजाति एपिस सेराना को मध्य और दक्षिणी भारत के मैदानी इलाकों तथा श्रीलंका में भारतीय उपमहाद्वीप में काफी समान आबादी के रूप में नोट किया गया था। IUCN रेड लिस्ट स्थिति: निकट संकटग्रस्त NT। इसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA का आणविक विश्लेषण भी किया गया एवं सार्वजनिक तौर पर ओपन डेटाबेस NCBI जेनबैंक में उपलब्ध आणविक अनुक्रम डेटा से भी नई मधुमक्खी की प्रजाति की स्थिति को पुष्ट किया गया। महत्व: इस शोध ने यह साबित करके कि देश में मधुमक्खियों की 3 प्रजातियां हैं, मधुमक्खी पालन को एक नई दिशा दी है। भारतीय ब्लैक हनीबी की अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करने की क्षमता, जो कि अधिक गाढ़ी होती है, शहद के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह माना कि केवल आर्थिक मानदंड पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। 2. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा मान्य किया गया था। 3. इसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के बीच गरीब से गरीब भी शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. 1 और 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर A। संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 बहुमत के फैसले में 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन यह अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST,
सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों SC/BC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के बीच गरीब से गरीब इसके दायरे से बाहर हैं। यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है और कुल सीटों के अधिकतम 10% के अधीन है। यह संविधान के अनुच्छेद 46 एक निर्देशक सिद्धांत जो सरकार से समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिकी और आर्थिक हितों की रक्षा करने का आग्रह करता है को अनिवार्य करता है। इसने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी शिक्षण संस्थानों सहित चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है। संशोधन का उद्देश्य उन लोगों को आरक्षण प्रदान करना है जो 15(5) और 15(4) में नहीं आते हैं। सरकारी पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है। एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आर्थिक कमजोरी का निर्णय पारिवारिक आय और अन्य आर्थिक नुकसान के संकेतक के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संबंध में कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR एक रजिस्टर है जिसमें कुल भारतीय आबादी की पहचान का विवरण होता है। 2. NPR पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और इसके दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाता है। 3. जनगणना अनुप्रयोगों और NPR डेटाबेस से जुड़े डेटा को संरक्षित प्रणाली या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 3, B. 1 और 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर D। संदर्भ 10 वर्षीय जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से संबंधित वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत संरक्षित प्रणाली या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना का मतलब है कि जनगणना के एप्लीकेशंस NPR डेटाबेस या भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI के डेटा केंद्रों से जुड़े डेटा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अनधिकृत पहुंच पर 10 साल के कारावास की सजा सुनिश्चित है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय आबादी की पहचान का विवरण होता है। NPR को पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के नियम 3 के तहत वर्ष 2015 में अद्यतन किया गया था। इस रिकॉर्ड का भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा रखरखाव किया जाता है। सरकार ने भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का भी प्रस्ताव रखा है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का एक उपखंड है। हालांकि अभी यह प्रक्रिया में है। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए NPR को आगामी जनगणना के आवास सूचीकरण और आवास संचालन के साथ अद्यतन किया जाएगा। NPR का उद्देश्य देश में सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इसके लिए कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे।
अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द मास्टोडन निम्नलिखित में से किससे मेल खाता है? एआई सक्षम ड्रोन, बी सुपर कंप्यूटर, सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डी ट्रोजन वायरस। उत्तर सी। संदर्भ: सोशल मीडिया ऐप के लिए ट्विटर के नए सीईओ एलोन मस्क की योजनाओं ने भुगतान किए गए सत्यापित खातों, गलत सूचनाओं के प्रसार में वृद्धि और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मंच पर विज्ञापन के बारे में कई चिंताएं उठाई हैं। एलोन मस्क के अधिग्रहण के बाद ट्विटर छोड़ने वाले हजारों लोग मास्टोडन में शामिल हो गए हैं। एक विकल्प के रूप में मास्टोडन इंटरनेट पर एक मुक्त, खुला स्रोत विकेंद्रीकृत सोशल नेटवर्क मीडिया प्लेटफॉर्म है। मास्टोडन की स्थापना डेवलपर यूजेन रोचको द्वारा की गई है, जिसे वर्ष 2016 में जारी किया गया था। मास्टोडन उपयोगकर्ता ट्वीट्स भेजते हैं जिनकी लंबाई 500 वर्णों तक हो सकती है। उपयोगकर्ताओं के पास अपने स्वयं के हैंडल होते हैं और वे मीडिया साझा कर सकते हैं, ट्वीट्स को फिर से साझा कर सकते हैं, उन्हें पसंदीदा बना सकते हैं और उन्हें बुकमार्क कर सकते हैं और अन्य खातों का अनुसरण कर सकते हैं। इसमें स्वतंत्र उपयोगकर्ता प्रबंधित सर्वर होते हैं और उपयोगकर्ता एक सर्वर पर आधारित होते हैं लेकिन दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं। एक सीईओ या केंद्रीकृत मॉडरेशन टीम द्वारा नियंत्रित होने के बजाय मास्टोडन उपयोगकर्ता ही सर्वर चुनते हैं जो उनके डेटा को होस्ट करते हैं और उन्हें उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रदान करते हैं। ट्विटर के विपरीत मास्टोडन कालानुक्रमिक क्रम में पोस्ट प्रस्तुत करता है। भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का विधि आयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। 2. सरकार ने हाल ही में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ: केंद्र ने 7 नवंबर को भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया, जिसके प्रमुख न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इस विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। भारत का विधि आयोग विधि मंत्रालय भारत के विधि आयोग को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में वर्णित करता है, जो कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित संदर्भ की शर्तों के साथ भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है। आयोग अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। विधि आयोग का गठन पहली बार वर्ष 1955 में किया गया था और अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। भारत का विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करता है। संदर्भ की शर्तें: 1. उन कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या प्रासंगिक नहीं है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है। 2. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार के तरीके सुझाना। 3. ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। तथा 4. सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।